अतीत एपिसोड 3। अब आगे। ईशा को उसके घर ड्रॉप करने के बाद ईशान जाने को हुआ तो ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कल तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हूँ। कल? क्यों, कोई खास बात है क्या? ईशान ने पूछा तो ईशा ने कहा, मुझे पता है तुम अपने डैड से हमारे बारे में बात नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो वो सोचने में वक्त लेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उन्हें समझा दूँ। ईशा की बात सुनकर ईशान ने सामने देखते हुए कहा, कल का कल देखेंगे। ये बोलकर ईशान वहां से निकल गया। ईशा को उसकी ये बात समझ नहीं आई और वो अपने ख्यालों में डूबी घर के अंदर चली गई। अगले दिन शाम के वक्त दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। ईशा गौर से ईशान को देख रही, वो ईशान का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं ईशान ईशा के उसकी तरफ ऐसे देखने से थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। आज ईशान का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। उसने अपने कान के पास पसीने की बूंद साफ करते हुए ईशा से पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, ईशा ने ईशान को देखते हुए जवाब दिया। एक बात बताओ, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ईशा ने खाना खाते हुए पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी काम की टेंशन है, ईशा ने हड़बड़ाते हुए कहा। कल मैंने तुमसे जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? आज मुझे अपने डैड के पास लेकर चलो, ईशा ने कहा तो ईशान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये नहीं हो सकता। क्यों? ईशा खाते हुए बीच में रुक गई और उसने ईशान से पूछा। क्योंकि डैड ने पहले ही मेरे लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली है, ईशान ने कुछ पल झिझकने के बाद कहा। तो इसका मतलब तुम अपने डैड की बात मानकर उससे शादी कर लोगे? ईशा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। मैं मजबूर हूँ, ईशान ने अपना सिर झुकाते हुए कहा तो ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम अपने डैड की हर बात मानते हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और मुझे लगता है अब हमें हमारे इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। लेट्स एंड दिस। ईशान की ये बात सुनकर ईशा ने गुस्से में टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, हम 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इंडिया छोड़कर यहाँ रह रही हूँ, और तुम ये सब खत्म करना चाहते हो। देखो ईशा, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम अपना सब छोड़कर यहाँ आ जाओ। मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं ये डेट कंटिन्यू नहीं रख सकता। आई एम सॉरी। अपनी बात बोलकर ईशान वहां से चला गया। ईशान के जाने के बाद ईशा अपनी जगह बुत बनी खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद ईशा ने अपने असिस्टेंट को फोन कर कार लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद ईशा की असिस्टेंट कार लेकर आई और ईशा कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। घर जाते ही ईशा ने टेरेस की तरफ जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओक मैडम, ईशा की असिस्टेंट अनामिका ने कहा और अपनी जगह रुक गई। टेरेस पर जाते ही ईशा ने कुछ पल आसमान को देखा और फुट फुट कर रोने लगी। ईशा, जिसके लिए अपना सब छोड़कर अपने घर से कोसों दूर रह रही थी, आज उसने ही ईशा को छोड़ दिया था। ईशा लगभग आधे घंटे तक रोती रही और रोते हुए वो वहीं बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद उसकी असिस्टेंट टेरेस पर आई तो उसने देखा कि ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने फौरन पास के एक टेबल से पानी का जग उठाया और थोड़ा पानी अपनी हथेली में लेकर ईशा के चेहरे पर छिड़कने लगी। पानी पड़ते ही ईशा को होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। मैडम, आप ठीक तो है ना? ईशा की असिस्टेंट ने पूछा। या आई एम फाइन, लेकिन मुझे हुआ क्या था? ईशा ने अपने बालों को ठीक करते हुए पूछा। मैं जब आपको डिनर पर बुलाने आई तो मैंने देखा आप बेहोश है, ईशा की असिस्टेंट ने कहा और उसे उठाने में मदद की। डाइनिंग टेबल पर आने के बाद ईशा ने खाना प्लेट में लिया लेकिन खाया नहीं। ईशा को खोया देख उसकी असिस्टेंट अनामिका ने कहा, मैडम। अनामिका की आवाज़ सुनकर ईशा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, हाँ कहो अनामिका, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अनामिका ने पूछा तो ईशा ने ना में सिर हिलाया और डिनर करने लगी। ईशान से ब्रेकअप होने के बाद ईशा का अपने काम में मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त ईशान के साथ बिताए पलों के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन ईशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। ईशा अपने ख्यालों से बाहर आई और बिना फोन की तरफ देखे कॉल रिसीव कर अपने कान पर रख लिया। कॉल की दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़के की आवाज़ आई, क्या दिया आपस जाने के बाद तो हमें भूल ही गई? सच बताइए, आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती ना? ऐसी बात नहीं है समर, याद तो तुम लोगों की बहुत आती है, लेकिन काम के चलते फ़ोन नहीं कर पाती हूँ बस, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर दोनों ने आपस में बातें की और कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद ईशा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। फिर ईशा ने अनामिका को बुलाया। अनामिका के आते ही ईशा ने कहा, दिल्ली के लिए टिकट्स बुक करो, हम दिल्ली जा रहे हैं। ओक मैडम, और हम वापस कब आएंगे? अनामिका ने पूछा तो ईशा ने सपाट लहजे में कहा, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं,
अब मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अंडरस्टूड? यस मैडम, अनामिका ने अपना सिर झुकाते हुए कहा और केबिन से बाहर निकल गई। अनामिका ने 2 दिन बाद की टिकट्स बुक की थी और देखते ही देखते वो दिन भी बीत गए। शाम होते ही ईशा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। चेकिंग करवाने के बाद ईशा प्लेन में बैठ गई। कुछ मिनटों बाद प्लेन दिल्ली के लिए टेक ऑफ हो गया। प्लेन के दिल्ली में लैंड होते ही ईशा ने चेकआउट किया और एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। एयरपोर्ट के बाहर महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ एक 45 साल का शख्स ईशा के आने का इंतजार कर रहा था। ईशा को बाहर आते देख उस शख्स ने आगे बढ़कर ईशा से कहा, हेलो मैडम, मैं रंजीत, आपके डैड का असिस्टेंट। आपके डैड ने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए। ईशा ने अपना गॉगल उतारते हुए अपने चारों तरफ एक सरसरी निगाह दौड़ाए और कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, पास के किसी होटल में चलो, बहुत भूख लग रही है। ओक मैडम, रंजीत ने कार का डोर ओपन करते हुए कहा और ईशा की कार में बैठते ही वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट से कुछ दूर एक रेस्टोरेंट के स्टाफ रूम में कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कपड़े बदल रहे थे। एक लड़की ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, यार इन कस्टमर्स ने जीना हराम कर दिया है। अब क्या हुआ, किसी ने फिर से तुझ पर लाइन मारी क्या? एक लड़का जिसका नाम प्रतीक था उसने मजाक करते हुए कहा, मेरे ऊपर लाइन मारने का तो पता नहीं लेकिन लगता है आज तेरे दोस्त की इज्जत जरूर लूट कर रहेगी। उस लड़की ने प्रतीक से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? प्रतीक ने पूछा तो उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी बुक और पेन को टेबल पर रखते हुए कहा, आज जितने भी कस्टमर्स आए हैं उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं और वो कह रही है कि वो सिर्फ इवान को ही अपना ऑर्डर देंगी। इवान से याद आया, ये इवान है कहाँ? वो आज काम पर आया भी है या नहीं? एक लड़के ने कहा तो सब लोग आपस में बातें करते हुए तिरछी निगाह से प्रतीक को देखने लगे। आज इवान की ड्यूटी वीआईपी एरिया में है तो वो वही है, प्रतीक ने कहा तो उस लड़की ने जाते हुए कहा, ठीक है मैं उन सब लोगों को जाकर इस बारे में बता देती हूँ। उस लड़की ने सारी फीमेल कस्टमर्स को बता दिया कि इवान वीआईपी एरिया में है। बस फिर क्या था, सारी लड़कियां भागते हुए वीआईपी एरिया में चली गईं और उन्होंने अपनी अपनी सीट्स बुक कर ली। 2 दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे। जब उन्होंने सारी लड़कियों को जाते देखा तो एक लड़के ने पास से गुजर रहे वेटर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, एक बात बताओ, ये सारी लड़कियां वीआईपी एरिया की तरफ क्यों गई हैं? कोई सेलिब्रिटी आया है क्या? यही समझ लो सर, ये सारी लड़कियां सिर्फ एक वेटर के पीछे भाग रही है। उस वेटर ने कहा तो उस लड़के के साथी ने कहा, एक वेटर के लिए? क्यों मजाक कर रहे हो भाई? मजाक नहीं है सर, चाहो तो आप खुद जाकर देख लो, वेटर ने कहा और वहां से चला गया। एपिसोड 4 अब आगे। वेटर के जाते ही वो दोनों लड़के भी वीआईपी एरिया के पास चले गए और ग्लास विंडो से अंदर झांकने लगे। कुछ देर बाद एक लड़का ऑर्डर लेने उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा। उस लड़के के चलने का स्टाइल किसी शहजादे जैसा था। 6 फीट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, माथे पर बिखरे बाल, कान के पास बह रही हल्की पसीने की बूंदें और हल्की सुनहरी आंखें। हैरत की बात यह थी कि इवान का चेहरा हूबहू ईशान से मिलता था, लेकिन जो चीज़ उन्हें अलग बनाती थी वो उनकी आंखें और उनकी हैसियत। ईशान की आंखें काली थी और वो खुराना फैमिली का वारिस था, वहीं इवान की आंखें सुनहरे रंग की थी और वो एक मामूली वेटर था। सारी लड़कियां इवान को देखकर आहें भर रही थीं। इवान ने एक गहरी सांस लेते हुए एक के बाद एक टेबल नंबर के हिसाब से ऑर्डर लेने शुरू किया। ऑर्डर लेते हुए कुछ लड़कियां इवान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इवान ने उन्हें बड़े आराम से हैंडल किया और कुछ देर बाद उन सभी का ऑर्डर काउंटर पर जमा करते हुए काउंटर के पास रखी चेयर बैठ गया। एक लड़की काउंटर पर बैठी उसे ही निहार रही थी। इवान ने अपना पसीना पोंछा और उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहा, समझ नहीं आता इन लड़कियों को मैं ही क्यों पसंद आता हूँ। यार मुझसे हैंडसम लड़के दुनिया में भरे पड़े हैं, उनके पीछे पड़ो और मेरा पीछा छोड़ दो। कुछ कहा तुमने? उस लड़की ने इवान से पूछा तो इवान ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उस लड़की ने इवान से पूछा। तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगी तभी तो कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। इवान ये अपने मन में कहा रहा था। उसने उस लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वॉशरूम का एक्सक्यूज देकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ईशा की कार उस रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी और ईशा कार से निकलकर अंदर चली गई। ईशा के पीछे अनामिका और रंजीत गार्ड्स के साथ चल रहे थे। वीआईपी एरिया में जाते ही ईशा ने रंजीत को पूरा फ्लोर खाली करने के लिए कहा तो रंजीत हमें सिर हिलाकर रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात करने चला गया। मैनेजर जानता था कि रंजीत किसका असिस्टेंट है। उसने रंजीत की बात सुनकर फौरन वेटर्स को काम पर लगा दिया। वेटर्स ने लगभग आधी लड़कियों को भेज दिया था, लेकिन कुछ लड़कियां वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ लड़कियों ने वेटर्स पर गुस्सा करते हुए कहा,
सिर्फ एक लड़की के लिए हम सबको क्यों बाहर भेज रहे हो? चाहो तो एक टेबल खाली कर दो। देखिए मैडम, वो हमारी स्पेशल कस्टमर है और हमारे बॉस के लिए भी बहुत खास है। आप बुरा मत मानिए, लेकिन बॉस ने हमें ये काम करने के लिए कहा है। एक वेटर ने अपना सर झुकाते हुए कहा। तो एक लड़की ने कहा, जिसके लिए तुम ये पूरा एरिया खाली करवा रहे हो वो है कौन? मैं हूँ वो लड़की जिसकी वजह से ये पूरा एरिया खाली हो रहा है। जो बात करनी है मुझसे करो वेटर्स की, इसमें कोई गलती नहीं है, ईशा ने उस लड़की के पास आते हुए कहा। ईशा को देखकर वीआईपी एरिया में बैठी बाकी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गईं। एक लड़की जो वेटर पर गुस्सा कर रही थी, उसने ईशा के पास आते हुए धीमी आवाज में कहा, मिस ईशा, हमें मालूम नहीं था कि वो स्पेशल गेस्ट आप है, वरना हम तो पहले ही खाली कर देते। अब पता चल गया ना? ईशा ने बिना उस लड़की की तरफ ध्यान दिए सख्त आवाज में कहा। तो वो लड़की बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाकर वहां से चली गई। ईशा रायजादा को वहां मौजूद हर शख्स जानता था। वहां बैठी किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईशा से पंगा ले सके। वो लड़कियां अच्छे से जानती थी कि ईशा से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। धीरे धीरे सभी लड़कियां वहां से चली गईं और पूरा वीआईपी एरिया खाली हो गया। ईशा ने एक झलक पूरे वीआईपी एरिया को देखा और ग्लास वॉल के पास वाली चेयर पर बैठ गई। जब इवान वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने पूरा एरिया खाली देखा। ये कस्टमर्स कहाँ चले गए? इवान ने काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा। तो उस लड़की ने कहा, तुम्हें पता है, रायजादा फैमिली से कोई हमारे होटल में आया है। इस रायजादा फैमिली में ऐसा क्या खास है जो आजकल हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा है? इवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा और जाने लगा। तभी मैनेजर ने उसे अपने पास बुलाया। जी बॉस, कहिए क्या बात है? इवान ने उनके पास जाते हुए पूछा। मैनेजर ने ईशा की तरफ इशारा करते हुए इवान से कहा, वो जो मैडम वहां बैठी है ना, तुम जाकर उनका ऑर्डर ले लो, मैं हल्का होके आता हूँ। ये बोलकर मैनेजर वॉशरूम चला गया। इवान ईशा की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि वो पेन और बुक काउंटर पर ही भूल गया है। जब इवान काउंटर पर पेन और बुक लेने आया तो उसने देखा कि काउंटर पर बैठी लड़की ईशा को ही देख रही है। क्या यही है वो अमीर खानदान की बिगड़ल लड़की जिसकी तुम लोग बातें करते हो? इवान ने पेन और बुक उठाते हुए कहा। तो उस लड़की ने इवान को डांट कर चुप करवाते हुए कहा, धीरे बोलो। अगर तुम्हारी ये बात उनके गार्ड्स ने सुन ली ना तो अगले पल तुम दिल्ली से गायब हो जाओगे। मुझे मारने के लिए उन्हें अपने सातों जन्म एक साथ जीने पड़ेंगे, इवान ने लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के अंदाज में कहा और ऑर्डर लेने चला गया। जब इवान ये कह रहा था तब काउंटर पर बैठी लड़की इवान को ही देख रही थी। उसने अपनी तेज हो रही सांसों को काबू करते हुए कहा, क्या कुछ देर पहले ये इवान ही था या कोई और? ऑर्डर प्लीज, इवान ने मेनू ईशा के आगे करते हुए कहा और ऑर्डर लिखने का इंतजार करने लगा। ईशा ने एक नज़र मेनू देखा और कुछ डिशेस ऑर्डर कर दी। इवान ने ऑर्डर लिया और चला गया। इस बीच दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। कुछ देर बाद इवान ईशा के ऑर्डर की हुई डिशेस लेकर आया और टेबल पर रखने लगा। ईशा जो फ़ोन चला रही थी, जब उसने अपने सामने डिश देखी तो उसने अपना फ़ोन बंद किया और जैसे ही उसकी नज़र इवान पर गई तो वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो इवान भी सीधा खड़ा हो गया और उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे कह रही हैं? मिस ईशा रायजादा, व्हाट ए प्लीजिंग सरप्राइज। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाली है तो मैं आपके लिए अपना प्राइवेट रूम रेडी करवा देता। अभिनव कपूर जो उस रेस्टोरेंट का ओनर था, उसने ईशा के पास आते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो असमें थे ना? ईशा ने एक नज़र अभिनव को देखने के बाद इवान से पूछा। मिस ईशा, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये पिछले 2 सालों से यहाँ एज ए वेटर काम करता है। अभिनव ने ईशा की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कहा। तो ईशा ने अपना सिर पकड़ते हुए इवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माई सेल्फ IVAN मेहरा, इवान ने अपना इंट्रो देते हुए कहा। तो ईशा ने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पीने के बाद वीआईपी एरिया से बाहर चली गई। बाहर जाते ही ईशा ने ईशान को वीडियो कॉल कर दी। कॉल रिसीव होते ही ईशा को स्क्रीन पर ईशान का चेहरा दिखने लगा। जैसे ही ईशा ने ईशान और इवान का चेहरा एक साथ देखा तो वो हैरान और परेशान रह गई। एपिसोड 5। अब आगे। ईशान और इवान को एक साथ अपने सामने देखकर ईशा दंग रह गई थी। ईशान, तुम इस वक्त कहाँ हो? ईशा ने पूछा। तो ईशान ने अपने आसपास देखते हुए कहा, ऑफिस में। तुम क्यों पूछ रही हो? ईशा ने ईशान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी। इज एवरीथिंग ओके मैडम? अनामिका ने ईशा के पास आते हुए पूछा। तो ईशा ने इवान की तरफ इशारा कर दिया। अनामिका ने जैसे ही इवान को देखा तो उसके चेहरे के 12 बज गए और वो आंखें फाड़े एकटक इवान को देखने लगी। साला, ये इवान इंसान है या किस्मत का पिटारा?
इसके पीछे एक से एक अमीरजादी पड़ी है, लेकिन मजाल है कि ये किसी को भाव दे, और आज तो इसके हाथ कुबेर का खजाना लग गया है। प्रतीक ने वीआईपी एरिया के बाहर से इवान को देखते हुए कहा तो उसके बगल में खड़े वेटर ने उससे पूछा, वो कैसे? तुझे पता तो है कि ईशा रायजादा कितना बड़ा नाम है, और इस साले ने अपनी अदाओं से उसे भी फंसा लिया। अब देखना इसकी असिस्टेंट मैनेजर या अभिनव सर से इवान के बारे में मालूम करेगी, प्रतीक ने कहा। वहीं अनामिका जब कुछ देर बाद अपने होश में आई तो वो ईशा का हाथ पकड़कर उसे वीआईपी एरिया से थोड़ी दूर लेकर गई और उसने चहेकते हुए कहा, मैडम ये लड़का तो बिल्कुल ईशान सर के जैसा दिखता है, बल्कि उनसे भी हैंडसम है। वो सब तो ठीक है, लेकिन दो लोग एक जैसी शक्ल के कैसे हो सकते हैं? ईशा ने अपना माथा सहलाते हुए कहा तो अनामिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ये ईशान सर का डॉपलगैंगर है। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। शायद तुम सही कह रही, ऐसा भी हो सकता है। ये कहते हुए ईशा ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी और अपने टेबल के पास आ गई। क्या बात है मैडम, सब ठीक है ना? क्या आपको यहाँ कोई परेशानी है? अभिनव ने नम्रतापूर्वक पूछा तो ईशा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो मैं एक काम भूल गई थी, बस इसीलिए थोड़ी टेंशन हो गई। कुछ देर गहरी सांसें लेने के बाद ईशा ने खाना शुरू किया। आप अपना लंच एंजॉय कीजिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिए, इवान ने फॉर्मली कहा और चला गया। ईशा ने जैसे ही खाने का एक बाइट लिया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि खाते वक्त कोई मेरे सर पर खड़ा हो, ईशा ने चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा। सॉरी मैडम, अभिनव ने हड़बड़ाते हुए कहा और वहां से चला गया। अभिनव के जाते ही ईशा का ध्यान खाने पर चला गया और वो खाना खाने लगी। खाते हुए ईशा की नज़र इवान पर गई जो काउंटर के पास खड़ा पेपर क्राफ्ट बनाकर उनसे खेल रहा था। इवान पर नज़र पड़ते ही ईशा ने अनामिका को बुलाया। अनामिका के आते ही ईशा ने उसे इवान के बारे में पता करने के लिए कहा। ईशा का ऑर्डर मानते हुए अनामिका काम पर लग गई और मैनेजर के पास जाकर उनसे इवान के बारे में जानने लगी। यार तू कोई अंतर्यामी है क्या? प्रतीक के बगल में खड़े वेटर ने हैरानी से प्रतीक की तरफ देखते हुए कहा तो प्रतीक ने हंसते हुए कहा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और ना ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तुझे पता है इवान के बारे में मैनेजर से जानने वाली ये पहली लड़की नहीं है। इससे पहले बहुत लड़कियों ने मैनेजर से इवान के बारे में मालूम किया है। अब तक तो मैनेजर को भी इवान का पूरा बायोडेटा मुंह ज़बानी याद हो गया होगा। प्रतीक की कही हर बात सच थी। मैनेजर को इवान का पूरा बायोडेटा मुंह ज़बानी याद था। अनामिका के इवान के बारे में पूछते ही मैनेजर ने सारी जानकारी फर बता दी और कुछ देर बाद वहां से चला गया। अब देखना ये मेरे पास आएगी और मुझसे इवान के बारे में मालूम करेगी, प्रतीक ने कहा तो उसके बगल में खड़े वेटर ने पूछा, तू इतना शो कैसे है कि ये तेरे पास आएगी? कुछ देर सब्र कर ले, अपने आप पता चल जाएगा, प्रतीक ने कहा तो वो वेटर वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। प्रतीक की बात सच हो गई और अनामिका उससे इवान के बारे में मालूम करने आ गई। कुछ देर बाद अनामिका इवान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद रंजीत के पास जाकर खड़ी हो गई और ईशा के आने का इंतजार करने लगी। ईशा ने अपना लंच किया और बिल पे करने के लिए जैसे ही उठी तो इवान ने उसके पास आते हुए कहा, मैडम आपको बिल पे करने को ज़रूरत नहीं है, आप हमारे इस छोटी से होटल में खाना खाने आई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इवान की बात सुनकर ईशा ने अभिनव की तरफ देखा जो एक हल्की मुस्कान लिए ईशा को देख रहा था। ईशा ने भी अभिनव को देखकर एक स्माइल पास की और इवान से पूछा, मुझे वॉशरूम जाना है। जी आप आगे वाले कॉरिडोर से राइट ले लीजिए, इवान ने रास्ता बताते हुए कहा और टेबल साफ करने लगा। कुछ देर बाद जब ईशा अपना हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तब उसका फ़ोन बजा। ईशा ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से उसके भाई समर ने पूछा, दी आप कहाँ हैं? मैं और दादू कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस रास्ते में हूँ आ रही हूँ। ये कहते हुए ईशा जैसे ही मुड़ी तो वो एक ट्राली से टकरा गई और ट्राली पर रखे झूठे बर्तन उसके कपड़ों पर गिर गए। अपने कपड़े गंदे होते देख ईशा को गुस्सा आ गया। उसने कॉल काटी और गुस्से में सामने देखते हुए कहा, अंधे हो क्या? सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इवान ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो ईशा ने उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरे महंगे कपड़े खराब हो गए और अब इस नुकसान की भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ईशा की ये बात सुनकर इवान जो इतनी देर से अपना गुस्सा शांत कर रहा था अचानक से वो फुट पड़ा और इवान ने भी ईशा को सुनाते हुए कहा, अंधा मैं नहीं अंधे आप है। माना कि मुझसे गलती हुई लेकिन आप तो देख रही थी ना, और ये अपने पैसों का घमंड कहीं और दिखाए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपके रुतबे और पैसों के आगे सिर झुका ले। उन दोनों को लड़ते देख ईशा के गार्ड्स उनके पास आ गए और उन्होंने इवान पर बंदूक तान दी। माफ़ी मांग हमारे मैडम से, एक गार्ड ने बंदूक इवान के सिर पर रखते हुए कहा।
लेकिन उसकी ये बात सुनकर इवान ने कुछ नहीं कहा और बिना किसी भाव के अपने आसपास खड़े गार्ड्स को घूरने लगा। शोर सुनकर सारा स्टाफ और रेस्टोरेंट का ओनर भी वहां आ गया। प्रतीक ने जब इवान के माथे पर बंदूक तनी देखी तो वो उसके लिए परेशान हो गया। इवान अपनी नजरें नीची करो और ईशा मैडम से माफी मांगो, अभिनव ने कहा तो इवान ने जैसे उसकी बात अनसुनी कर दी और ईशा से आई कांटेक्ट करते हुए कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है तो माफी किस बात की मांगो। जो भी हो लेकिन अभी के लिए तुम ईशा मैडम से माफी मांगो, अभिनव ने इवान की बात काटते हुए कहा। लेकिन तब भी इवान अपनी जिद पर अड़ा रहा और बिना अपने चेहरे पर डर के भाव लाए गार्ड्स की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। यार माफी मांगने से तू छोटा नहीं हो जाएगा, मेरी बात मान, माफी मांग ले वरना ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, प्रतीक ने इवान के पास आकर उसे समझाते हुए कहा। आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।